ताभिरष्टाभिरीशः। गांधी जयंती की पूर्व संध्या के इस अवसर पर सप्ताह का अंत है, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और विजयादशमी आसन्न है, तो स्वाभाविक रूप से इतनी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं थी, फिर भी बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं। ये हमारे उत्साह को द्विगुणित कर रहा है। तो अब और विलंब न करते हुए मैं सबसे पहले तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तो उसी शिव संकल्प का आग्रह करते हुए मैं अपनी अनुजा, सहायक आचार्य दर्शन एवं धर्म विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर कल्पना यादव से आग्रह करूंगी कि वे मंगलाचरण के द्वारा इस श्रृंखला को गति प्रदान करें। डॉक्टर कल्पना यादव, मंगलाचरण हेतु। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां, जाड्यान्धकारापहां, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद कल्पना। कुलगीत हमारी परंपरा का एक अनुपम सूत्र है, हृदयहारी मनोहारी। इसी सूत्र को आबद्ध करने के लिए संगीत एवं मंच कला संकाय से आई दो देवियां, कुमारी स्नेहा सिंह और कुमारी काजोल वाल्मीकि से मेरा आग्रह है कुलगीत हेतु। आइए। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्ववेदा की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्ववेदा की राजधानी, राजधानी। ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर, ये सर्ववेदा की राजधानी, राजधानी। नई नहीं है ये ईट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर, रचे है विद्या के भव्य मंदिर, ये सर्व सृष्टि की राजधानी, राजधानी।
यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर, ये सत्य शिक्षा की राजधानी, राजधानी। विवेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। थे व्यास जी ने रचे यहीं पर, ये ब्रह्म विद्या की राजधानी, राजधानी। वो मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले, यही फले फूले बुद्ध शंकर, ये राज ऋषियों की राजधानी, राजधानी। सुरम्य धाराएं वरुणासी, नहाए जिनमें कबीर तुलसी। भला हो कविता का क्यों न आकर, ये वाग वेदा की राजधानी, राजधानी। विविध कला अर्थशास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन। प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, ये विश्वविद्या की राजधानी, राजधानी। ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति। ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति। प्रकट हुए हैं नवीन होकर, ये कर्मवीरों की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। हर्ष का अनुभव होगा सर। तो अब विशिष्ट अतिथि की तरफ हम चलते हैं और प्रोफेसर नमिता निम्बालकर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पिछले 21 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रही हैं और गांधीयन फिलोसफी और पारिस्थितिकी विज्ञान में, एनवायरमेंटल एथिक्स में जिनकी विशेषज्ञता है, और वर्ल्ड रिलीजन और प्लेटो पर भी ये समान अधिकार रखती हैं। और 100 से ज्यादा इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और 45 से ज्यादा शोध पत्रों का इनका प्रकाशन हो चुका है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अभी इन्होंने 5 लघु परियोजनाएं, 5 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि यूजीसी के द्वारा इन्हें मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने पूरा किया है। और अभी इन्होंने एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि इम्प्रेस इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली के द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ था, जिसका शीर्षक है A study of belief systems and environmental practices of Sahyadri zone tribes with special reference to Warlis and Dhorkolis। काफी व्यापक है। दर्शन की विद्यार्थी, दर्शन की प्रोफेसर, आचार्य होने के बावजूद इतने विस्तार में जाकर के इसका अध्ययन करना। और प्रोफेसर नमिता निम्बालकर जी एकेडमिक काउंसिल ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की सदस्य हैं और एनएसएस की कोऑर्डिनेटर हैं। और शोधावरी नाम का एक जर्नल जो इनके विश्वविद्यालय से प्रकाशित होता है, उसकी ये
एडिटर भी हैं, उसकी संपादिका भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर नमिता निम्बालकर जी। विलंब न करते हुए मैं आग्रह करूंगी आपके वक्तव्य के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। मैंने पूछा था, बल्कि इन्होंने पूछा था कि कौन सी भाषा समुचित होगी मेरे लिए। तो मैंने कहा कि हालांकि ये हिंदी बेल्ट है और आपको ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी माध्यम के मिलेंगे, तो इनका ये आग्रह था कि नहीं, और मैंने ये भी कहा था कि आपके लिए क्या समुचीन होगा उसके अनुसार आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं श्रोतागण को ध्यान में रखते हुए समान दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर नमिता निम्बालकर जी, हमारे आज की संगोष्ठी की विशिष्ट अतिथि। Thank you, Dr. Shruti, and Department of Philosophy and Religion, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने विचार आप सबके समक्ष रखने के लिए आपने मुझे बुलाया है, तो उसका आप प्रोफेसर आनंद मिश्र का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी, जो मेरे से पहले अपना वक्तव्य रख चुके हैं, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा काम काफी हल्का कर दिया है और मुश्किल भी कर दिया है, क्योंकि विषय इतना बड़ा है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर अपने विचार रखते हुए मेरा कार्य काफी आसान कर दिया है। ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा प्रोफेसर शुक्ला जी, आपको भी प्रणाम। मैं यहाँ पर पनीर सेल्वम सर को देख रही हूँ और साथ ही साथ आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनको कि मैं जानती हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं इन सबको भी मेरा प्रणाम। विषय गहन है, और वो इसलिए भी कि जब हम गांधी जी की जन्म तिथि को देखते हैं तो नियर अबाउट आफ्टर 153 years of Gandhi's birth and 74 years after Gandhi's death, we are talking about Gandhi. और जब हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो एक विषय जिसके ऊपर ध्यान बहुत ही कम एकेडमिक सर्कल्स में गया है, या जिसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान आकर्षित भी, we should pay more attention is कि गांधी को बनाने में आश्रम व्यवस्था या उनके द्वारा जो एस्टैब्लिश्ड आश्रम्स हैं उसने किस तरह की भूमिका निभाई है, और ये जो आश्रम्स हैं क्या इनकी रेलिवेंस इन अ वे, क्या गांधी जी के विचारों की जो रेलिवेंस है वो आज भी है या नहीं। तो इस प्रश्न को आपके सामने उपस्थित करते हुए उनके द्वारा बनाए गए 4 मुख्य आश्रम जो हैं उसके ऊपर चिंतन करते हुए किस तरह से गांधी जी के विचारों का इवोल्यूशन होता चला गया है, इसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी। ये मेरा पहला प्रयास है गांधी जी को आश्रम की दृष्टि में समझने का। तो अगर आपकी तरफ से कोई टिप्पणी रहेगी तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा। अगर हम गांधी जी को देखें, उनके कार्य को देखें, तो ये पता चलता है, ये ज्ञात होता है कि उनके जो कार्य हैं वो कई बार उन्होंने माइक्रो लेवल से शुरू करते हुए मैक्रो लेवल तक लेकर गए। ये जो माइक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल एक्सपेरिमेंटेशन जिसे हम कह सकते हैं, ये इन्होंने शुरुआत की थी आश्रम्स में। तो चाहे वो फिनिक्स सेटलमेंट हो, या टॉल्स्टॉय फार्म हो, या फिर साबरमती हो, या फिर सेवाग्राम हो, तो इन आश्रमों में उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसकी भी उन्होंने शुरुआत की थी। एक तरह से हम इसको गांधीयन मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं। और चूंकि हम रेलिवेंस की बात कर रहे हैं, मुख्य विषय ये है, तो ये रेलिवेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी जो है वो बहुत ही क्रिएटिव हैं, और उनकी क्रिएटिविटी इस बिंदु पर जाकर पहुंची है कि जहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा वी कैन फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ कमिंग टुगेदर। और ये किस बात का कमिंग टुगेदर यहाँ पर है, तो इंस्टेड ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस, we find that he is establishing an ashram, and this ashram is creative, this ashram is different, this ashram is new, and at the same time it also has blend
of traditional to it because there are certain aspects of Indian philosophical roots which are practiced in this ashram. अगर आज की टेक्नोसावी भाषा में कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो एक स्टार्टअप की तरह ही था गांधी जी का, और ये जो स्टार्टअप है ये बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप रहा बोथ इन साउथ अफ्रीका एज वेल एज इन इंडिया। अब जब हम उनके बारे में और अब इन आश्रम में मुख्य बिंदु क्या था, तो व्हेन यू लुक एट द एंटायर पर्सनालिटी ऑफ गांधी, तो कहीं ना कहीं जो बात हम सामने उभर कर आती है वो ये है कि इसमें उन्होंने दो चीजों के ऊपर बहुत महत्व दिया था। एक है संयम और दूसरा है स्वशासन। दैट इज वेयर देयर इज पेशेंस, वेयर देयर इज सेल्फ रिस्ट्रेंट, एंड एट द सेम टाइम वेयर देयर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एंड नॉट ओनली सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन ऑल्सो। एंड दिस इज समथिंग विच अगेन बिकम्स वेरी रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स, कि अगर हमें पूछा जाए कि हमारी एक कोई परियोजना का सक्सेस क्या है, या हम क्यों अपने जीवन में सफल हो सकते हैं या असफल हो रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि क्या हम सही में संयम और स्वशासन इन दो बिंदुओं को साथ में लेकर अपने जीवन को चला रहे हैं या नहीं चला रहे, अपने देश को चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स इतने सिंपल हैं लेकिन साथ ही साथ वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि समझना आसान हो जाता है लेकिन उसको प्रैक्टिस में लेकर आना उतना ही मुश्किल हो जाता है। वो हम देखते हैं कि उनके सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, दैट इज इन बोथ द लाइफ, there was no difference as far as his personal and his public life was concerned. It was totally transparent. तो इन दोनों जीवनों में हम ये नोट करते हैं, हमें ये पता चलता है कि वे अपने आप को बहुत ही सेल्फ लिमिटेड कैरेक्टर जो है उनका इसमें दिखाई दे जाता है। और यहाँ पर जब हम उनके स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर कुछ कार्य किया है, तो इन स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो आश्रम इन्होंने स्थापित किए हैं ये राजनीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। Now the question which I have already tried to answer कि how is Gandhi's ashrams different from the traditional ones? ऐसे क्या था उनके आश्रम में जो कि ट्रेडिशनल आश्रम से अलग थे? ऐसी कौन सी बात है जो कि हम देखते हैं कि वो एकदम एक अलग रूप जो है हमारे सामने उभर कर आता है? तो ट्रेडिशनल आश्रम के बारे में जब हम बात करें, दैट इज जो परंपरागत आश्रम है जो कि हमारे शास्त्रीय हिंदू धर्म के जो आश्रम है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वहां पर एक तरह का गृहस्थ जीवन का त्याग करके और फिर अंतिम वास्तविकता जो है उसका अनुभव करने के लिए ये आश्रम व्यवस्था, आश्रम जो है उसमें जाकर लोग रहा करते थे। लेकिन पारंपरिक आश्रम की तरह ही गांधी जी ने भी अपने जो आश्रम स्थापित किए थे वे समुदाय, वे शहरी भाग से दूर जाकर उन्होंने स्थापित किए थे। So they were away from the civilization, they were away from the urban areas. लेकिन उसके साथ ही यहाँ तो ये आ गया सिमिलैरिटी, लेकिन डिफरेंस ये आ गया कि उसके साथ ही साथ वे इन आश्रम के द्वारा आध्यात्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता इन दोनों की खोज के लिए इस आश्रम की स्थापना की गई थी। So this is something which I find very very important. और हम यहाँ पर एक और बात देखें कि अगर पहला उनका आश्रम तो नहीं कह सकते हैं बिकॉज दैट्स अ फिनिक्स सेटलमेंट विद टॉल्स्टॉय फार्म। तो जिस तरह से उनके विचारों की उत्क्रांति होती है, जब वे साबरमती में आते हैं तब साबरमती में उनके विचारों के इवोल्यूशन के अनुसार वी फाइंड कि वहां पर जो वो स्थापना करते हैं, ही गिव्स द टाइटल आश्रम टू साबरमती, सो इट बिकम्स साबरमती आश्रम। और इस साबरमती आश्रम को ये नाम देना, उसको अपनाना, ये एक तरह से हम देखते हैं कि ये आत्मशासन पर उनका जो जोर है उसको वो दर्शाता है। दैट इज वी टॉक अबाउट सेल्फ रेगुलेशन। और साथ ही साथ इट ऑल्सो एम्फसाइजेस एज टू हाउ इन द नियर फ्यूचर दिस आश्रम्स कैन ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग spiritual enlightenment, so to say. और ये जो आश्रम्स हैं या ये जो सेटलमेंट्स हैं या ये जो प्लेसेस हैं, ये एक और केंद्र बिंदु बन जाते हैं और वो है सर्वोदय का। तो सबसे पहले जब हम फिनिक्स सेटलमेंट की बात करें, तो गांधी जी ने जब फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की थी
तो उस समय में उन्होंने ये प्रयोग किए थे। एंड ये फिनिक्स सेटलमेंट एक तरह से उनकी फिलॉसफी को एक्चुअलिटी में लेकर आने का प्रयोग था, कि उनके जो विचार हैं, उनका जो दर्शन है, क्या उस दर्शन को हम एक्चुअलिटी में लेकर आ सकते हैं कि नहीं। एंड व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस? His thought process was about equality between all humans. His thought process was about that there should not be any gender discrimination, and his thought process was about how people can work together. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वैच्छिक आत्मनियंत्रण, साथ ही साथ आत्म बलिदान, दैट इज सैक्रिफाइस, इसके ऊपर भी उन्होंने काफी जोर दिया था। और गांधी जी की जो सार्वभौमिक कल्याण की जो भूमिका है या जो दर्शन है, वो भी यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सेटलमेंट्स का या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, आश्रम कह लीजिए, ये इसका एक केंद्र बिंदु बन गया था। और जब हम इसके बारे में आगे व्हेन वी थिंक मोर डीपली इनटू इट, तो ये जो फिनिक्स सेटलमेंट है, इसके अंदर वहाँ जो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट है, उनके साथ गांधी जी का जो संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका या एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है फिनिक्स सेटलमेंट बन गया था। और यहाँ पर ही उन्होंने सबसे पहले अपना जो वर्तमान पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र जो है इंडियन ओपिनियन, उसकी शुरुआत की। तो here we find that Gandhi becomes a journalist also. Here we find that Gandhi gets into the role of expressing not only his voice but the voices of others also. So this is also one of the, and then slowly and steadily हम देखते हैं कि जिस तरह से इंडियन ओपिनियन है, उसी तरह से यंग इंडिया और फिर इसी तरह से हरिजन, इस तरह के भी जो पत्र हैं, इनकी शुरुआत या इनका प्रकाशन जो है वो गांधी जी करवाते हैं। इसी समय में जब फिनिक्स सेटलमेंट में थे, तो तभी उन्होंने जॉन रस्किन का अनटू द लास्ट पढ़ा था। और ये जो अनटू दिस लास्ट है, इसका गहरा प्रभाव हम सभी को ज्ञात है कि गांधी जी के ऊपर काफी रहा। और 1904 में वह आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सादगी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, और इस सिलसिले में वह एक प्रयोग जो है इस सेटलमेंट में उन्होंने शुरू करते हैं। और यहाँ पर वह जेरेमी बेंथम का भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं। तो जेरेमी बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म है, इस संदर्भ में भी वह उनको क्रिटिसाइज करते हैं, जहां पर कि वो कहते हैं कि कैन वी रियली थिंक अबाउट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एज एन आइडियल ऑफ समथिंग टू बी अटेन्ड एंड समथिंग टू बी अचीव्ड। और फिर वहां पर वह सर्वोदय की बात कहते हैं। अब यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है, वो ये है कि गांधी जी यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं, और rather he wants to know that what exactly do we mean by being happy, or what exactly do we mean by being content. And over here, यहाँ पर जो एक when we look at it from the 21st century perspective, तो हमें पता चलता है कि एक तरह से गांधी जी एक पहले एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर भी अपनी बात हम सबके समक्ष रख रहे हैं। वो उस समय में एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में बातचीत नहीं थी, वो तो 1970 के बाद का विषय है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही इस बात की उनको भनक लग गई थी कि अगर ये इसी तरह से मटेरियलिज्म की दौड़ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ रही, तो एक समय रहेगा कि जब हमारे लिए ये सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। और इस विचार को, जहां पर कि आई कोट हिम, वे कहते हैं, पश्चिम के लोग आमतौर पर मानते हैं कि सुख समृद्धि यानी सबसे बड़ी संख्या को बढ़ावा देना मनुष्य का कर्तव्य है। सुख का अर्थ केवल भौतिक सुख अर्थात आर्थिक समृद्धि माना जाता है। यदि इस सुख की खोज के नैतिक नियमों का उल्लंघन होता है तो कोई बात नहीं। फिर क्योंकि वस्तु संग्रह करना सबसे बड़ी संख्या, वस्तु का बड़ी संख्या में संग्रह करना खुशी का मापक है, तो पश्चिम के लोग इस बात को बुरा नहीं मानते हैं, गलत नहीं मानते हैं कि अगर अल्पसंख्यक में लोगों को तकलीफ देकर इस सुख को पाया जा सकता है। अब जब इस पर्टिकुलर कोट को हम आज की दृष्टि से देखें, इन टुडेस पर्सपेक्टिव व्हेन वी ट्राई टू पुट इट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो ये हिज वर्ड्स बिकम सो ट्रू। क्योंकि आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग या आज जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं,
सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, वी कैन रादर से दैट इट्स रियली बिकमिंग टू लेट फॉर अस। अभी दुनिया में आप सब जगह पर देखें, एवरीवेयर वी आर ट्राइंग टू फाइट द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अभी हाल ही में फ्लोरिडा में ही कल की ही बात है कि जहां पर हम देखते हैं कि तूफान आयान जो है वो आ चुका है, या फिर हम हमारे देश में ही देख लें कि किस तरह की कठिन परिस्थितियां आ चुकी हैं। तो इन सब में गांधी जी की जो विचार है ये यहाँ पर इट बिकम्स ऑल द मोर रेलिवेंट। और जैसे कि मेरे से पहले जो वक्ता है उन्होंने बहुत ही सही तरीके से कहा कि नेचर प्रोवाइड्स फॉर एवरी पर्सन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी पर्सन्स ग्रीड। एंड अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखें तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के जो आइडियल्स हैं उसके साथ मेल खाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अगर सस्टेनेबल एसडीजीज के बारे में बात करें, जो इसको कि हम अटेन करना चाहते हैं 2030 तक, एंड वापस से इसके ऊपर बहुत चिंतन हो रहा है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स अनदर थिंग, rather that is our question at another place, but at the same time जरूरत ये है कि गांधी जी के लिए नहीं, उनके विचारों के लिए नहीं, लेकिन कम से कम हमें अपने खुद के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं तो भी हमें ये समझना है कि आपके और मेरे जो निर्णय हैं वो हमारे लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बहुत बड़ा, लेकिन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन इट। इसी तरह से जब गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर वह ग्राम गणतंत्र या विलेज रिपब्लिक, बेसिकली उनका पूरा जो आइडियल था वो इस तरह से था कि किस तरह से विलेज रिपब्लिक को हम उसको बड़े पैमाने पर रेप्लिकेट कर सके। हाउ कैन वी ब्रिंग द विलेज रिपब्लिक इनटू एक्शन एट अ हायर लेवल, एट अ बिगर लेवल। तो उसके संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे विचार, उसके संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। और यहाँ पर ही फिर वह स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, स्वराज्य के बारे में बात करते हैं, फिनिक्स सेटलमेंट से ही शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात या फिर एक बहुत ही अलग बात जो यहाँ नजर आती है कि गांधी जी के जो स्वराज्य की बात है वे उस समय के अन्य राष्ट्रवादी भारतीय राजनेता जिस तरह से स्वराज को डिफाइन कर रहे थे उस तरह से गांधी जी यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इनकी जो स्वराज की संकल्पना है उसका जो लेवल है, उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो पैराडाइम है, उसका जो एरिया है वो काफी विस्तृत है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि वे स्वशासन के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस वह ये भी कहते हैं कि जहां पर वह व्यक्तिगत स्तर पर स्वराज को स्वशासन के रूप में समझने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, वहां पर वह इसके ऊपर बल दे रहे हैं। और जब हम ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप पर वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर बल दे रहे हैं, तो यहाँ पर वह सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता का ही बात नहीं कर रहे हैं, वह इसको अनेक एरिया में, अनेक क्षेत्रों में लेकर जाते हैं। तो चाहे फिर वह डायट्री एक्सपेरिमेंट्स हो जाए उनके, चाहे वो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड उनके एक्सपेरिमेंट्स हो जाए, चाहे फिर वो पॉलिटिकल एरिया में उनके एक्सपेरिमेंट्स हो जाए, तो सब जगह पर आप उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। और गौर करने की बात ये भी है कि इन एक्सपेरिमेंट्स में वे महिलाओं को अनदेखा नहीं करते हैं। राइट फ्रॉम जब वो यहाँ पर जोहानिसबर्ग में थे तब से हम देखते हैं कि महिला सत्याग्रही जो है वह भी उनके साथ उनके कार्यों में शामिल हुआ होती थी। इनफैक्ट यंग इंडिया 1927 में एक आर्टिकल है उनका लिखा हुआ, और वो इसलिए मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहती हूँ क्योंकि जो पर्दा प्रथा है उसके विरुद्ध उन्होंने एक आर्टिकल, उसके विरुद्ध उन्होंने एक लेख लिखा था। और इस पर्दा प्रथा के विरुद्ध वे बहुत ही, he makes it very apparent that this parda system is not something which we have to take it with great pride. It is wherein we are trying to subjugate the women and we are trying to control them. And this particular article becomes all the more relevant when we try to understand Gandhi's views in contrast to what's happening in Iran at the present moment. जब हम वहां पर जो सिचुएशंस, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशंस हो रही हैं, वहां पर जो सोशल चेंजेस आने की लिए जो लोग रस्ते सड़कों पर उतर आ गए हैं, तो इन द बैकग्राउंड ऑफ दैट this article of Gandhi which was published in Young India 1927, tear down the parda, ये शीर्षक है, that becomes all the more important.
इसके साथ जब वो दूसरे यहाँ पर चलता है, लाइक फिनिक्स सेटलमेंट में रहने के बाद 1906 गांधी जी ने ब्रह्मचर्य शपथ ली। फिर वे कहते हैं कि टॉल्स्टॉय फार्म के बाद उन्होंने जब डिसोबीडियंस के लिए जेल में बंद जो अन्य सत्याग्रही हैं उनके संदर्भ में वे काफी विचार विमर्श करते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स तपस्या, इसका फार्म साबित हो जाता है। और यहाँ पर जो 8 साल तक जो संघर्ष चल रहा था वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, साउथ अफ्रीकन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ का जो संघर्ष चल रहा था, जो मुकदमे चलाए जा रहे थे, तो उसमें it was only because of Tolstoy farm that Gandhi was able to get lot of success. And why? The reason for this is कि 1100 एकड़ में फैला हुआ ये जो फार्म है, इसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों को रहने की व्यवस्था थी, वहां पर ही खेती बाड़ी की जा रही थी। तो लोगों के जो इमीडिएट प्रश्न रहते हैं कि अन्न वस्त्र और अन्न वस्त्र की जो समस्या है, घर की जो समस्या है, उन सारी समस्याओं का समाधान जो है हम देखते हैं कि टॉल्स्टॉय फार्म में मिल गया था। और इस वजह से जो सत्याग्रही थे और उनमें जो अनुशासन की बात हो रही थी, वो अनुशासन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। तो और साथ ही साथ इन अनुशासन से ही हम सर्वोदय के बारे में भी बात करते हैं, जहां पर कि वे अहिंसक साधनों का उपयोग किया जाता है, और जहां पर कि सिर्फ टॉल्स्टॉय फार्म के लोगों की भलाई का ही विचार नहीं किया गया है, लेकिन विश्व के नागरिकों के लिए, मानवता के लिए यहाँ पर सर्वोदय का जो विचार है वो सबके समक्ष रखा जाता है। और मोर इम्पोर्टेंटली, लाइक गांधी जी टॉक्स ऑफ डूइंग सैक्रिफाइस, एंड सो व्हाट इज दिस सैक्रिफाइस? क्योंकि समय कम है, पॉजिटिव ऑफ टाइम है, तो बहुत सारी चीजों में बहुत डिटेल में नहीं जाया जा सकता है, but again it is the sacrifice of the base in us and it is also the sacrifice of the materialistic in us. तो ये दोनों जो sacrifices हैं, इसके ऊपर भी गांधी जी बहुत जोर देते हैं। और सिर्फ जोर देते हैं ऐसा नहीं है, because as his autobiography states, it's my experiments with truth, and then again his experiments doesn't take place in a vacuum, it takes place in a community living, it takes place with everyone else in the ashram. So that also becomes important कि जहाँ पर वैसे स्वयं के प्रति ही, या स्वयं not only him as a person but others also are involved in the experiments, because experiments cannot become successful when it is concerned only with one person. It can become successful when there are others also, because you have to understand the success of the experiments when it is done vis-a-vis the other person or others in the society. 1915 में जब वे साबरमती में आते हैं, तो यहाँ पर जब वो साबरमती में आश्रम स्थापित करते हैं, तो वो आश्रम ये शब्द का प्रयोग करते हैं, और इस आश्रम में वे 11 अनुष्ठानों की बात करते हैं, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो अनुष्ठान उनके लिए है वह है सत्य, और वे कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, दैट इज ट्रुथ इज गॉड। इसका फिलोसॉफिकल एनालिसिस भी बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस हो सकता है, लॉजिकल एनालिसिस हो सकता है, एपिस्टेमोलॉजिकल हो सकता है, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है कि गांधी ने ट्रुथ इज गॉड ये शब्द का प्रयोग क्यों किया है, एंड व्हाई डिड ही चेंज हिज स्टैंड फ्रॉम गॉड इज ट्रुथ टू ट्रुथ इज गॉड। इसके पीछे की उनकी जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, उसको अध्ययन करने के लिए या उसके बारे में बातचीत करने के लिए अलग से 1 घंटा, कम से कम मिनिमम 1 आवर का तो भी टॉक होना चाहिए किसी विद्वत जन का यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डिड गांधी चेंज द स्टैंड फ्रॉम ट्रुथ गॉड इज ट्रुथ टू ट्रुथ इज गॉड। आत्म नियंत्रण और आत्म बलिदान के सिद्धांतों का समावेश हम यहाँ देखते हैं कि गांधी जी ने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए भी लागू किया था। और इसी तरह से एक और बात जो यहाँ पर उभर कर आती है, यहाँ पर हमारे सामने दिखाई देती है, और वो है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी 1930 का दांडी सत्याग्रह। और दांडी सत्याग्रह इसलिए लेना चाहूंगी कि गांधी जी जब 1915 में भारत वापस आ गए थे, और जब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की,
साथ ही साथ उन्होंने ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स का जो है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन किया था, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइजेशन किया था। लेकिन जब वे साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारों में कहीं ना कहीं तो भी बदलाव आया है। और वह बदलाव किस तरह का है? और कई बार दैट इज हम दांडी मार्च के बारे में बात करते हैं, दांडी यात्रा के बारे में बात करते हैं, लेकिन आश्रम जो है उसने केंद्रीय भूमिका निभाई थी इस दांडी नमक सत्याग्रह में। अब किस तरह से, तो यहाँ पर ये सोचने की बात है कि गांधी जी ने यहाँ पर उन्हीं लोगों को अपने साथ लिया था जो कि सत्याग्रही थे, जो कि उनके आश्रम में उनके साथ कार्य कर रहे थे, जो कि who were disciplined, that is Gandhi ji had stated that there are certain disciplines of a satyagrahi, and a satyagrahi has to follow certain rules and regulations, and a satyagrahi has to follow ABCD, and only if these conditions are fulfilled then a person can be called as a सत्याग्रही। तो साबरमती आश्रम में उन्होंने अपने साथियों का चुनाव किया था। और यहाँ पर जो बात सामने हमारे आती है कि हाउ डज इट बिकम डिफरेंट, तो एक दशक पहले गांधी जी ने उन नागरिकों से जिन्होंने अहिंसक नागरिक प्रतिरोध, लेकिन जब हम रोलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं 1919 में जब रोलेट बिल के बारे में बात की जाती है, तो उन्होंने लोगों से कहा था कि आप एक सांकेतिक उपवास रखिए और साथ ही साथ आप उसका प्रार्थना के दिन के तौर पर भी यू हैव टू ऑब्जर्व इट। लेकिन वहां हम देखते हैं कि अगेंस्ट रोलेट एक्ट कई शहरों में हिंसा भड़क उठी थी और गांधी जी ने उस सत्याग्रह अभियान को स्थगित कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो है ये मेरा हिमालयन ब्लंडर रहा है। और वे हिमालयन ब्लंडर क्यों उन्होंने कहा, उन सत्याग्रहों के लिए क्यों कहा, क्योंकि वे ये मानते थे, उनका ये मानना, जब वो साबरमती में आ गए तो उनका ये मानना हो गया कि जो लोग सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के लिए अपने आप को सत्याग्रही कह रहे हैं, लेकिन जो अपने जीवन में इसका एक्चुअली में पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनसे आप एक अनुशासन की जो अपेक्षा है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब वे दांडी मार्च के बारे में बात करते हैं, नमक सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं, तो वे अपने गिने चुने लोगों को लेकर वो नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। और दूसरी एक अच्छी, लाइक व्हेन यू रीड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट मार्च, तो एक और बात जो ध्यान में आ जाती है कि एक तरह से आश्रम जो है वो अपने वो सड़कों पर लेकर आ गए थे। He brought the ashram, that is the space के बारे में जब हम बात करें, so when we look at the space of the ashram, it was brought from Ahmedabad, it was brought out in the open. And when we speak of these ashrams being out in the open, then hundreds and hundreds of people are participating in it, hundreds and hundreds of people are being taught in it. तो एक तरह से ये एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट उनका किया गया था जिसकी which was acknowledged worldwide over, and not only acknowledged but it also helped the Indian independence movement. सर्वोदय में जब हम इसके बारे में और डिटेल में विचार करें और फिर इसके बारे में और बात करें, तो सर्वोदय की गांधी की अवधारणा में वे स्वयं को बलिदान करने और सभी के उत्थान के लिए कष्ट सहने की इच्छा जो है वह केंद्रीय है। और इसमें हम देखते हैं कि गांधी जी जो है माइक्रो लेवल पर काम करते हैं, सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं लोगों से, लेकिन फॉर एग्जांपल जब फिनिक्स सेटलमेंट की बात हो रही है, तो वहां पर से लोगों को जब पानी में, कुएं में से पानी निकालने की बात होती थी, तो those people in the Phoenix settlement, they would be tortured, they would be looked down upon. तो गांधी जी उन लोगों से आग्रह करते थे, उनके अपने जो आश्रम वासी हैं उनसे वे आग्रह करते थे कि ये जो दुर्व्यवहार है इसको आपको सहन करना पड़ेगा। और यहाँ से, लेकिन जस्ट सी फ्रॉम हाउ द माइक्रो लेवल नाउ इट हैज कम टू द मैक्रो लेवल, कि जहां वे अपने साथी नागरिकों को कारावास में जो भी हो रही यातना है उसको सहन करने के लिए वे आग्रह करते हैं। So from a small concept, from a micro level to the macro level, we find that how the experimentation of Gandhi in his ashram takes place. साबरमती आश्रम जो उन्होंने छोड़ा था, तो फिर उसके बाद वह 2 वर्ष तक ग्रामीण भारत में घूमते हुए उन्होंने बिताए थे। और फिर उसके बाद वे आए वर्धा में, और वर्धा में आने के बाद उन्होंने वर्धा को, सेवाग्राम आश्रम को अपना होम बेस बना लिया था। और इस होम बेस में उन्होंने यहाँ से
बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स की शुरुआत की, साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों की शुरुआत की, साथ ही साथ नई तालीम, क्योंकि आजकल हम जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बात करते हैं और जब हम नई तालीम को भी देखते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तो इसमें हमें बहुत सारे कॉमन बिंदु जो हैं वो हमें इसमें दिखाई दे जाते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर इसमें दिखाई देते हैं। एंड देन वी फाइंड दैट गांधी जो है वर्धा आश्रम में या साबरमती सॉरी सेवाग्राम आश्रम में, यहाँ पर वे अपने और भी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो करते हैं। यहाँ हमें एक और फर्क दिखाई देता है, और वो फर्क है कि गांधी जी किस तरह से अहिंसा को डिफाइन करते हैं। समय की कमी की वजह से आई वुडंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन देयर इज अ वीक सेंस ऑफ अहिंसा एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अहिंसा which emerges over here. And again there is one more distinction which comes over here, और वो डिस्टिंक्शन ये है कि जहां गांधी जी पहले सभी को बहुत आग्रह करते थे कि यू शुड पार्टिसिपेट इन एक्सपेरिमेंटेशंस, यहाँ हम देखते हैं कि गांधी जी जो है वो पहले स्व के बारे में ज्यादा बात करते हैं, या रादर ही टॉक्स अबाउट हिज इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ ग्रेटर स्केल। तो जब हम, और इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी ने यहाँ से ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो बात है वो सेवाग्राम आश्रम से की है, और एक तरह से जब हम उनका पूरा ये आश्रम के बारे में चिंतन करें तो वी फाइंड दैट द यंग गांधी एंड द गांधी हु ग्रोज, देयर इज अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। एंड यहाँ पर फिर रेलिवेंस की बात आ जाती है, क्योंकि विषय अपना है रेलिवेंस का, कि हाउ डज ही बिकम रेलिवेंट टू अस। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि गांधी जी कदम कदम पर ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उनका काफी होता था, अब एंड वो जो उनका इनर कॉन्शियंस है वो उनका काफी मजबूत, काफी स्ट्रॉन्ग था, और इस इनर कॉन्शियंस से वे काफी, क्योंकि एक दिन तो वो मौन का रखते थे, और उस मौन के दिन में वे स्व से तो बहुत सारी वार्तालाप करते ही करते थे, but at the same time there would be lot of introspection and lot of correction also of the self which would take place. अगर गांधी जी को समझना है, इंडिविजुअल लेवल पर समझना है, हम उनको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं वो समझना है, तो उनका जो जीवन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट पंक्चुअलिटी, व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, व्हेन यू टॉक अबाउट, हम मेरे पहले के जो स्पीकर है उन्होंने संवाद के बारे में बात किया, तो जब आप संवाद की बात करते हैं तो वहां पर भी गांधी जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अभी ये जब आश्रम के बारे में बात हो रही है तो मैं अपने अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के लिए कुछ सवाल रखकर अपने बात को खत्म करना चाहूंगी, और वह इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। और प्रश्न ये है कि वी नीड टू आस्क, हैव द आश्रम्स ऑफ गांधी बीन रिड्यूस्ड टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रेलिक? क्या ये आश्रम जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवशेषों तक ही सिमट कर रह गए हैं? क्या आश्रम ने आश्रम वासियों को आत्म संयम का अभ्यास करने और पथ पर चलने के लिए मदद की? क्या उनकी आध्यात्मिक मुक्ति हो पाई है? क्या आश्रमों में गांधी के साथी निवासियों ने काम करना अपना जीवन का मिशन बना लिया था? क्या गांधी जी की मृत्यु के बाद भी क्या ये मिशन चल रहा है? क्या आश्रम के जीवन ने समाज की सीमाओं के परे सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मदद की, नॉट ओनली एट हिज टाइम बट इवन इन द फ्यूचर? क्या आश्रम के किए गए प्रयोगों का राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी सफलता, लेकिन व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द सक्सेस ऑफ इट? So did the experiments conducted in the ashram got translated at national and international level, and what was the success quotient? So this is some food for thought for all of us, and I thank Department of Philosophy and Religion for inviting me over, and maybe announce, because my students ask me, can we follow Gandhi? And I have a simple answer. We need not follow Gandhi. Let us be true to our own self, and that's more than enough. So with these words, I thank you and pranam.
समझाया। आश्रम तो हम लोग जब भारतीय दर्शन आरंभ करते हैं पढ़ना, उसी समय हम वर्णाश्रम का अध्ययन करना आरंभ कर देते हैं। और सामान्यतया 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसके बारे में पढ़ते हैं और इसका विभाजन किया गया है जिजी विषेत शतम समाह के आधार पर। लेकिन गांधी के विचारों में ये बहुत विलक्षणता मुझे समझ में आती है। आपने आश्रमों के संदर्भ में आत्म संयम की बात कही है, तो और प्रत्येक आश्रम में आध्यात्मिकता ही प्राप्तव्य है कि आध्यात्मिकता के लक्ष्य को हम प्राप्त करें। तो गांधी इस मामले में मुझे बहुत विलक्षण लगे कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि अपनी स्त्री के प्रति एक निष्ठता, जब मैं पढ़ रही थी तो बड़ा रोचक मुझे लगा कि ये एक निष्ठा अपरिहार्य तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता यहाँ पर यह है कि आप स्त्री को किस दृष्टि से देखते हैं, एक वस्तु के रूप में देखते हैं या एक सम्माननीय व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और यदि आप सम्माननीय व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आप एक आध्यात्म की ओर उन्मुख एक गृहस्थ कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। तो एक इस नजरिए से मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ कि गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन और आध्यात्मिक उसका प्राप्तव्य हो, उसका उद्देश्य हो। अब इसके आगे हमारे कार्यक्रम की परिणति जो है वो अगली श्रृंखला के रूप में अध्यक्ष उद्बोधन के रूप में होगी। और क्या किन्हीं प्रश्नों की अपेक्षा है? ठीक है मैम, I would like to ask, ma'am. Sorry to interrupt in between. I was totally excited about asking this question, ma'am. Please allow me if you can. Rajan, be very brief about it. Be very brief because we are actually running short of time, I guess. Oh, actually, ma'am, this is an open-ended question, and I was so much confused about it because every person interpret Gandhi in a different manner. अभी लास्ट ईयर एक लेक्चर हुआ, प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी ने लेक्चर दिया, रजनी शुक्ला जी ने कंक्लूड किया दैट गांधी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पोस्ट मॉडर्न थिंकर. सो आई एम टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट इट. हु वाज एक्चुअली गांधी? अ मॉडर्न, अ अल्ट्रा मॉडर्न, अ पोस्ट मॉडर्न, अ मैन ऑफ रेनेसा, or a man of scholastic tradition, or a pluralist person? And if he was a pluralistic, what kind of pluralist he was? Whether he followed the disjunctive pluralism or the conjunctive pluralism. और ये क्लेम हर फिलोसोफर पे लगाया जाता है दैट कि उस फिलोसोफर में क्लैरिटी नहीं थी, उसके आइडियाज में क्लैरिटी नहीं थी. तो क्या हम गांधी को की कोई एक्सप्लिसिट पोजीशन रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री, whether he was a modern or a post modern or ultra modern or a scholastic tradition? क्योंकि हम उस गांधी जी के जो दर्शन है उसमें सब चीज की झलक देख पाते हैं. We find a vision in his philosophy. We find criticism of modernity. We find localism in his ideas. We find the idea of Raj. Thank you. Thank you, Rajan, for your question, and very well asked question. So basically what happens na Rajan, ki every generation tries to interpret Gandhi from their own perspective. So when we look at the generation immediately after Gandhi, they would say that okay, he was a practical idealist. Or a generation which has come after postmodernism, they will try to understand him from a postmodernist perspective. And that's the reason why you may find it to be very confounding and confusing at the same time. However, what you need to understand and you need to remember is that rather than trying to bracket Gandhi in a particular format, it's essential that you understand the core of his philosophy and the value system that he emphasizes upon, and how this value system becomes, like, this value system is a universal value system that he is expounding upon. And whether this value system can be replicated, this value system can be followed, can it be pursued by us in the modern times? So don't go into the various kinds of isms that are being propagated, that are being stated in front of you. Remember to be away from those kind of confounding definitions and concepts that are being presented. Understand the philosophy and understand the person, and that will help us in a more better way. Thank you, Rajan.
बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय की सीमा है।